हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने सोच लिया है कि आपको एक्टिंग फील्ड में आना है तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। तो हम बात करने जा रहे हैं थिएटर के बारे में। आई होप आपने शायद सुना भी होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो आज हम इसी के बारे में सारी डिटेल में बात करने वाले हैं कि थिएटर क्या होता है, कैसे किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। तो सारी चीज़ों पे खुल के आज बात करेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ होती है, इसमें क्या क्या सिखाया जाता है। तो सब कुछ आज बताने वाले हूँ इसी वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा थिएटर की। आखिर ये थिएटर होता क्या है? बहुत से लोग सोचते होंगे या बहुत से बच्चे सोचते होंगे कि थिएटर जो होता है, हम जहाँ पे फिल्म देखने जाते हैं उसे ही थिएटर कहते हैं, जहाँ पर ये फिल्में लगाई जाती हैं। असल में वो भी थिएटर एक हॉल होता है, लेकिन हम जिस थिएटर की बात करने जा रहे हैं वो थिएटर अलग टाइप का है, जहाँ पर बेसिकली नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपने अपने गली मोहल्लों में या कहीं आसपास रामलीला होते ज़रूर देखी होगी, जो कि एक स्टेज पर होती है और अच्छी खासी होती है। तो उसकी रामलीला करने के लिए भी क्या करते हैं लोग कि एक ग्रुप होता है। वो ग्रुप जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक रिहर्सल करते हैं, उस रामलीला की प्रैक्टिस करते हैं। और जब वो पूरी तरीके से रामलीला के सारे दृश्य तैयार हो जाते हैं तो रामलीला के थ्रू डे बाय डे पूरा वो प्रस्तुत करते हैं, दृश्य बाय दृश्य। तो पूरे 10 दिनों की रामलीला स्टेज पर की जाती है। तो आप लोगों को पूरी तरह से वो पूरा जितना भी सिनेरियो है वो सब कुछ दिखाया जाता है नाटक के थ्रू। तो वैसे ही एक ये भी रूप होता है थिएटर, जिसमें एक छोटे छोटे नाटक होते हैं जो कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए होते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे लोग जो है 10 से 12 या जो भी एक कहानी में पात्र होते हैं, 5 कैरेक्टर हो सकते हैं, 8 कैरेक्टर हो सकते हैं, जितने भी कैरेक्टर होते हैं सभी लोग ग्रुप होते हैं। और उस ग्रुप में जो है सबको कैरेक्टर वाइज डिसाइड कर लिया जाता है कि इस नाटक में ये पात्र है, ये लोहार है, ये बीवी का पात्र निभाएगी, या जो भी अलग अलग उस कैरेक्टर के कहानी के हिसाब से कैरेक्टर जो है वो बांट दिए जाते हैं। उसके बाद वो सभी लोग जितने भी पात्र होते हैं वो सभी लोग उस कहानी के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस करने के बाद 1 से 1.5 महीने तक रिहर्सल करते हैं। पूरा नाटक जो है वो सभी लोग तैयार करने के बाद एक ऑडिटोरियम बुक करते हैं। और ऑडिटोरियम बुक करने के बाद वो एक प्ले करते हैं, जो भी उन्होंने वो नाटक प्रस्तुत करना होता है जिसकी वो प्रैक्टिस कर रहे थे, वो एक दिन लोगों के सामने करके दिखाते हैं। तो इसमें क्या है कि उस 1 महीने के प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उस थिएटर में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे आप एक नाटक की रिहर्सल करेंगे तो उस नाटक की रिहर्सल करने के दौरान वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इस थिएटर में आपको सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, जिसका आपको वो पात्र ग्रहण करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। आप सभी को थिएटर में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। जैसे आप किसी भी कैरेक्टर में अगर ढलना चाहते हैं तो उसके लिए थिएटर में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो अलग अलग थिएटर के अलग अलग रूप हो सकते हैं या अलग अलग जगह हो सकती है। जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो मैंने दिल्ली से थिएटर किया है। तो दिल्ली में भी जैसे बहुत सारे थिएटर होते हैं। जैसे मैं मंडी हाउस, वहाँ पे बहुत फेमस है। तो मंडी हाउस में एक सर्कल है जो कि ओपन एक गार्डन रहता है, उसके अंदर सिखाया जाता है। और बाकी अलग अलग थिएटर भी है जहाँ पे अलग अलग रूम्स में भी लोगों को सिखाया जाता है। तो उस हिसाब से प्राइस जो है वो आगे पीछे हो सकता है। जैसे कोई 1000 रुपये पर मंथ ले सकता है, तो कोई 2000 ले सकता है, कोई 4000 ले सकता है, कोई 5000 ले सकता है। तो वो अलग अलग थिएटर के हिसाब से उसके जो ओनर है वो डिसाइड करते हैं। तो जहाँ आपको सूटेबल हो वहाँ आप जा सकते हैं। तो अब मैं आना चाहता हूँ उस टॉपिक पे जो मैं बताना चाहता हूँ कि थिएटर में क्या क्या आपको बताया जाता है। सबसे पहले आपको बताया जाता है फीलिंग्स के बारे में। जैसे हम किसी भी कैरेक्टर में ढलना चाहते हैं या कोई भी ऑडिशन स्क्रिप्ट होती है या कुछ भी होता है, तो सबसे पहले अंदर फील करना होता है कि वो कैरेक्टर किस मूड में कहा गया है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो कि बहुत ही इजी वे हो जाएगा आपको समझने में। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने दिल्ली में काफ़ी जगह रामलीला की है। तो उस रामलीला में क्या है कि मैंने अंगद का कैरेक्टर निभाया था। तो सबसे पहले हम अंगद के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मेरे को ये कैरेक्टर मिला तो उन्होंने बहुत सारी मुझे उस चीज़ के बारे में बताया कि जो अंगद का कैरेक्टर है वो क्या फीलिंग अंदर करता होगा, तो मतलब वो उसका बोलने का तरीका क्या होगा, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, वो कैसे बोलता होगा, उसकी चाल ढाल क्या होगी। तो सारी चीज़ों के बारे में हमें वहाँ पर बताया जाता था। ऊपर ऊपर से एक बार बता देता हूँ कि मेन टॉपिक्स कौन से हैं।
मैं बाद में अलग से इन पर सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, हर एक चीज़ के बारे में अलग अलग। तो सबसे पहले मैं ऊपर से आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो मेन आपको बताए जाते हैं किसी भी कैरेक्टर को अडॉप्ट करने के लिए। सबसे पहले नंबर पर आता है फीलिंग, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। सेकंड नंबर पर आता है बॉडी लैंग्वेज, यानी उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो कैसी होगी, स्टिफ होगी, वो चलने ढलने में कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, ये सब चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में आती है। थर्ड नंबर पर आता है वॉइस मॉड्यूलेशन, यानी उसकी जो बोलने का जो तरीका होगा वो किस टाइप का होगा, उसकी आवाज़ कैसी है, मोटी है, पतली है, थोड़ी दमदार है। तो इस टाइप से वॉइस मॉड्यूलेशन अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। फोर्थ नंबर पर आता है फेस एक्सप्रेशन, मतलब जो भी हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं तो उसको जो दिखाने का जो तरीका होता है वो हमारे फेस एक्सप्रेशन होते हैं कि वो चौंकेगा तो कैसे चौंकेगा, हंसेगा तो कैसे हंसेगा, रोएगा तो कैसे रोएगा, उसकी ये जो है आईब्रोज कैसी होंगी, उसका जो हेड कैसे होगा। तो ये सब जो है ये फेस एक्सप्रेशन में आ जाता है, किस कैरेक्टर के हिसाब से कौन कौन से फेस एक्सप्रेशन बनाने हैं। फिफ्थ नंबर पर आता है ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़रूरी है एक एक्टर के लिए। मतलब कोई भी कैरेक्टर हमें मिलता है तो हमें मालूम नहीं होता कि हमें ऑडिशन में स्क्रिप्ट में कौन सा कैरेक्टर मिलने वाला है। तो जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं वहीं से कैरेक्टर निकलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमने किसी को ऑब्जर्व किया हो, जैसे कोई पुलिस वाला है तो हमने उसको ऑब्जर्व किया हो, उसको देखा हो कि उसका बोलने का तरीका क्या होता है, उसका जो रिश्वत मांगने का तरीका कैसा होता है, उसकी चाल ढाल कैसी होती है। जब तक हमने किसी कैरेक्टर को ऑब्जर्व नहीं किया होता तब हमें उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। मान लो कि हमें कोई स्क्रिप्ट मिली किसी पुलिस वाले की, तो हमने उसको अगर कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया तो हम उस स्क्रिप्ट में कैसे अपना पात्र निभा पाएंगे। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन थिएटर में सिखाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सिखाते हैं कि किस तरह से हमें वो अडॉप्ट करना है। सिक्स्थ नंबर पर आता है फीलिंग कंट्रोल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको रोने का कैरेक्टर कोई मिला तो रोने में ज़रूरी नहीं कि हर बार जितने भी रोने वाले कैरेक्टर होते हैं सबके आंसू निकले। तो ये भी एक कंट्रोल होता है। ये हंसने वाला है तो सबसे ज़्यादा वो बहुत ही ज़्यादा हंसेगा, जैसे रावण की हंसी होती है। तो सब कैरेक्टर के हिसाब से अलग अलग होते हैं, कोई हल्का सा हंसेगा, कोई ज़्यादा तेज हंसेगा, कोई उससे ज़्यादा तेज हंसेगा। तो उन चीज़ को कंट्रोल करना होता है कि इस कैरेक्टर में किस हिसाब से हंसने का तरीका है, वो ज़्यादा हंसता है कि छोटा हंसता है कि ज़्यादा हंसता है, वो सब हमें थिएटर करते वक्त उसी हिसाब से पता चल जाएगा। सेवंथ नंबर पर आता है कैरेक्टराइजेशन। ये कैरेक्टराइजेशन बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बताऊं कि कोई भी कैरेक्टर जब हमें निभाना होता है तो हमें कैरेक्टराइजेशन उसकी बहुत ज़रूरी होती है कि वो कैसे हंसता है, कैसे रोता है, उसकी बारीकियों पे काम करना पड़ता है। मान लो हमें किसी पुलिस वाले का जब कैरेक्टर मिला तो हम उसकी बारीकियों को देखते हैं कि वो कैसे रिश्वत मांगने का तरीका है, उसका पहनावा कैसा है, क्या वो टोपी लगाता है, उसका चलने का तरीका कैसा है, या उसकी बोलचाल कैसी है, आवाज़ में ज़्यादा दमदार है कि वो थोड़ा सॉफ्ट बोलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। उसके बाद ही हम उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं, सारा एक सिनेरियो बनाते हैं। उसके बाद ही हम उसको किसी के सामने पेश कर पाएंगे। अगर हम बिना ऑब्जर्व किए, बिना कैरेक्टराइजेशन किए किसी के सामने परफॉर्म करेंगे तो वो परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार जाएगी। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हमने वो किस कैरेक्टर को निभाया है। तो कैरेक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं 8th नंबर पे, जो कि है फंबलिंग। कभी भी जब हमें स्क्रिप्ट मिलती है या कोई भी हमें डायलॉग बोलना पड़ता है तो वो फंबल हो जाते हैं। तो थिएटर में सबसे बढ़िया एक्सरसाइज यही होती है कि थिएटर में आपको सभी चीज़ों की एक्सरसाइज करवाया जाता है। आपके बोलने का तरीका कैसा है, या उसकी जो भी हम रीडिंग करते हैं, तो जब भी हम कोई डायलॉग पढ़ते हैं तो अगर हम रीडिंग करना छोड़ देंगे तो कोई भी डायलॉग अगर हम बोलेंगे तो हम फंबलिंग ज़रूर कर देंगे। आप सामने वाले किसी भी बंदे को हमारा जो डायलॉग बोलने का तरीका है या आवाज़ जो पहुंच रही है वो प्रॉपर क्लियर नहीं आ पाएगी और एक के ऊपर एक वर्ड चलते चले जाएंगे। वो हमारे जितने भी वर्ड हैं वो फंबल हो जाएंगे। अब आते हैं हम माइम एक्ट पे, जो कि हमारा 9th पॉइंट है। माइम एक्ट मैंने जैसा पिछले व्लॉग में भी बताया था कि माइम एक्ट क्या होता है। जैसे कोई भी चीज़ हमें किसी का कैरेक्टर प्ले करना है या हमें कुछ भी बना के दिखाना है। जैसे सपोज मुझे चाय बना के दिखाना है तो मेरे पास कोई भी प्रॉप्स नहीं है। प्रॉप्स कहने का मतलब है कि कोई भी मेरे पास सामान नहीं है, ना मेरे पास केतली है, ना मेरे पास चाय पत्ती है, ना मेरे पास दूध है, ना मेरे पास गैस है, ना चूल्हा है, कुछ भी नहीं है। बस मुझे सपोज करना है और सामने वाले को चाय बना के दिखाना है, लाइन टू लाइन
वन बाय वन, जैसे हम रियलिटी में करते हैं कि सबसे पहले हम कैटल उठाते हैं, केतली उठाने के बाद हम उसमें पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद उसमें दूध डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, बारी बारी हम सारी चीज़ें मिक्स करना स्टार्ट करते हैं और फाइनली एक चाय बन के तैयार हो जाती है। तो ऐसे ही हम कोई भी एक्ट करते हैं बिना किसी प्रॉप्स के, तो उसे माइम एक्ट कहा जाता है। हमारा 10th टॉपिक है बॉडी एक्सरसाइज। ये हमारी जो बॉडी आप देख रहे हैं एक एक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक बॉडी पार्ट। जैसे क्या है कि हमें एक्सप्रेशन दिखाने हैं, तो एक्सप्रेशन आप किस चीज़ से दिखाएंगे? ज़रूरी नहीं कि आप अपने सिर्फ आंखों से एक्सप्रेशन दिखाएं या सिर्फ होठों से दिखाएं या सिर्फ कानों से दिखाएं। ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पूरे फेस से दिखाया जाता है। तो पूरी इस चीज़ की एक्सरसाइज होती है। हमारे फेस हो गया, हमारा हेड हो गया, हमारे ईयर्स हो गए, हमारे आईज हो गए, हमारा माउथ हो गया, या हमारे बॉडी लैंग्वेज है उसके हिसाब से एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि हमारी जो बॉडी है वो स्टिफ ना हो। कोई भी कैरेक्टर अडॉप्ट करने में पूरी बॉडी लैंग्वेज का काम होता है, तो इसीलिए पूरी एक्सरसाइज बॉडी का खुलना बहुत ज़रूरी है। तो उसी टाइप से पूरी एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि पूरी बॉडी आपकी खुल जाए और किसी भी कैरेक्टर को अडॉप्ट करने में किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। तो मैंने आपको तकरीबन 10 से 12 टॉपिक्स बताए हैं, जो कि मैंने फिलहाल अभी ऊपर से बताए हैं, ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं गया हूँ। तो इन टॉपिक्स पर हम जो है वो डिटेल में आगे बात करेंगे। सभी टॉपिक्स के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे ताकि आप एक एक टॉपिक अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो अब हम चलते हैं कि आप कैसे थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने शहर में है, आउट ऑफ मुंबई है, आउट ऑफ दिल्ली है, या आप दिल्ली में है, या कहीं पर भी जो आपका शहर है, तो थिएटर आपको हर जगह मिल जाएगा। आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो आपको थिएटर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। और नहीं तो सबसे अच्छी शुरुआत मैं आपको बता दूं, आप रामलीला जो होती है आपके गली मोहल्ले में हो सकती है, तो आप वहाँ पर जाके बात कीजिए। सबसे पहले आप सबसे छोटी शुरुआत वहाँ से कर सकते हैं, आपको कुछ नॉलेज वहाँ से मिलेगी। उसके बाद पता करते हुए, लोगों से बात करते हुए आप आसपास थिएटर में ज्वाइन कीजिए। उसके बाद मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर भी बताया कि सबका अलग अलग होता है, कोई 1000 लेता है, कोई 2000 लेता है। कुछ लोग होते हैं जो कि फ्री में भी आपको सिखाते हैं। तो बहुत ही अच्छा और सस्ता तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इस फील्ड में ज्वाइन करने का। तो मुंबई आने से पहले आप इस फील्ड में देखिए, कुछ सीखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। 4-4, 5-5 साल, 8-8 साल थिएटर करने वालों लोगों को भी बहुत मुश्किल से काम मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि आप कुछ सीखिए, 2-4 साल थिएटर करिए, उस चीज़ के बारे में जानिए कि एक्टिंग होती क्या है, किस टाइप से बॉडी लैंग्वेज होती है, किस टाइप से फेस एक्सप्रेशन होते हैं। सारी चीज़ें जब आपको पता चल जाएंगी तो आपको इस फील्ड में आने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की तो आपको कुछ काफ़ी चीज़ें पता चल गई होंगी। आज की वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।